जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है सर्जरी का। और ये है जी टीट एंड अडर सर्जरी के ऊपर। इसके बाद कल लेक्चर नंबर 8 हो जाएगा और मंडे को आप लोगों का जो है वो टेस्ट होगा। ठीक है। आज कुछ डेफिनेशन भी आपको दूंगा, जिनमें कुछ असाइनमेंट भी लगाऊंगा, वो भी उसमें इंक्लूड होंगी। वो तो चले मैं आपको व्हाट्सएप के अंदर बता दूंगा जो चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड है। अच्छा, टीट और अडर सर्जरी पे जाते हैं। उससे पहले हमें थोड़ा सा अडर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि अडर होता क्या है। अडर जो है आमतौर पे जो एनिमल्स हैं उनमें या दो मेमरी ग्लैंड होंगे या चार मेमरी ग्लैंड होंगे। ठीक है। अब जैसे कैटल बफ होती है उसमें चार मेमरी ग्लैंड होते हैं, जो गोट और शीप होती है उसके अंदर दो होते हैं। इसके अलावा और स्पीशीज भी होती हैं जिनमें दो और चार से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डोमेस्टिक में हम इन्हें कंसीडर करते हैं तो इनका ही हम देखते हैं। ठीक है। जैसे जो बिच वगैरह है उसके अंदर ज़्यादा होते हैं। और अडर है क्या, ये देखें, ये सिंगल मास है जो हैंग कर रहा है एनिमल के नीचे, और उसके अंदर पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड है, पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड विद प्रोट्रूडिंग टीट्स, और साथ में टीट्स है, थन है। ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ है कि आमतौर पे जो कैटल है उसमें दो पेयर होते हैं और शीप एंड गोट में एक पेयर होता है, और कुछ में इससे ज़्यादा भी पेयर हो सकते हैं मेमरी ग्लैंड के। तो ये देखिएगा, हम कैटल के हिसाब से डिस्कस कर लेते हैं। कैटल में चार कंपार्टमेंट्स बेसिकली ये होते हैं। ठीक है। और लेकिन इसके अंदर ये दो इकट्ठे, ये राइट और लेफ्ट वाले इकट्ठे इकट्ठे होते हैं यूं। ठीक है। ये आपस में जुड़े होते हैं। दरमियान में एक ये लिगामेंट होता है जो इनको डिवाइड कर रहा होता है। ठीक है। ये आगे भी इसको हम मजीद तफसील के अंदर देख लेते हैं। अभी फिलहाल ये बताना था कि ये जो है दो हाफ्स में तकसीम हो जाते हैं, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में। ठीक है। इसमें और दरमियान में इनके लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट आ जाता है। अब अगर हम एक जो कंपार्टमेंट है, एक जो अडर का पार्ट है, मेमरी ग्लैंड, एक मेमरी ग्लैंड जो है उसको देखें तो उसके अंदर क्या कुछ आएगा। उसमें देखिएगा कि नीचे से अगर हम जाएं तो सबसे पहले टीट माइटस आएगा, या जिसको टीट ऑरिफिस भी कहते हैं, मतलब जो इसका सुराख होता है नीचे। फिर टीट सिस्टर्नी आ जाती है। ये जो इसके टीट के अंदर वाला एरिया होता है उसको सिस्टर्नी कहा जाता है। उसके बाद ऊपर ग्लैंड सिस्टर्नी आ जाता है, ये वाला हिस्सा। फिर डिफरेंट डक्ट्स आ जाएंगी, ये ऊपर नज़र आ रही हैं। एक डक्ट जो होगी वो इनमें से मेजर डक्ट होगी। ये वाली देखिएगा, ये जहाँ पॉइंट आउट की हुई है, एक डक्ट इनमें से मेजर डक्ट होगी। और आगे जो होंगे ये वाला हिस्सा आ जाएगा एल्वियोलाई और लॉब्स लोब्स वगैरह। एक दफ़ा फिर नीचे से ऊपर की तरफ हम देख लेते हैं। एक ब्रांच डक्ट, क्या मतलब? हाँ, एक को डक्ट कहेंगे ना, ये जो ऊपर ब्रांच है वो डक्ट होंगी, इकट्ठी मिलके डक्ट्स कहलाएंगी। नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले टीट माइटस आ जाता है, टीट ऑरिफिस भी इसको कहते हैं। फिर टीट सिस्टर्नी आ जाता है। फिर ग्लैंड सिस्टर्नी आ जाता है। टीट सिस्टर्नी और ग्लैंड सिस्टर्न को ये अलहदा होते हैं आपस में, ये यहाँ करके अलहदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंशिएशन हो जाती है कि नीचे वाला पार्ट टीट है और ऊपर वाला पार्ट, फिर ऊपर जो है वो अडर स्टार्ट हो जाता है। फिर जो ऊपर इसके डिफरेंट, ये पूरा पैरेन्काइमा आ जाता है, ये वाला हिस्सा। पैरेन्काइमा मतलब के फंक्शनल टिश्यू, जिसमें एल्वुलाई होते हैं, सिक्रीटिंग सेल्स वगैरह होते हैं। वो फिर डिफरेंट डक्ट्स की सूरत में हो जाते हैं, और आगे वो डिवाइड होकर डक्ट्स वगैरह एल्वुलाई बना देती हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। मिल्क जो है वो सिक्रीटिंग सेल्स में बनता है बेसिकली, इसमें जो होते हैं मेमरी ग्लैंड में, अडर के अंदर। अच्छा, मेमोरी सिस्टम के अगर हम मेन पार्ट्स को देख लें, इसको हम जल्दी-जल्दी देख लेते हैं। ये मतलब फिजियोलॉजी टाइप आ जाता है। हमने डिजीजेस देखनी है मेमोरी सिस्टम की बेसिकली। तो कौन-कौन से हैं? पहला मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट, क्योंकि देखें जो है अडर, वो नीचे लटक कर है, काओ मतलब स्टैंड कर रही है, वेंट्रल साइड पे अडर है। तो आखिर किसी चीज़ ने तो उसको होल्ड किया हुआ है ना, तो वो लिगामेंट्स होते हैं। ये देखिए, ये वाले लिगामेंट, एक मीडियन लिगामेंट और दूसरे लेटरल लिगामेंट। मीडियन कौन सा पार्ट होता है? दरमियान वाला।
तो ये देखिएगा ये 2 इलास्टिक लेयर्स होंगी टिश्यूज़ की, और ये दोनों जो लेफ्ट और राइट हाफ्स हैं, ये मैंने पीछे पिक में भी आपको दिखाया है कि दरमियान में जो होता है और राइट वालों को जो क्रेनियल और कॉर्डल राइट और क्रेनियल और कॉर्डल लेफ्ट, उनको अलहदा करता है दरमियान में। ये मीडियन सस्पेंडरी लिगामेंट आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये अडर का यूं पार्ट है, तो इस वाले की हम बात कर रहे हैं, और ये इस तरह कंपार्टमेंट है 4। तो ये दरमियान में जो आ जाता है, ये अलहदा कर देता है जो है क्रेनियल और कॉर्डल वालों को, फ्रंट और रियर वालों को, ठीक है? और लैटरल को कौन से होंगे? जो साइडों पे होंगे, इस तरफ भी जो होंगे वो होंगे जो इसको होल्ड रखना होगा जिन्होंने, वो नीचे वाले आ जाएंगे लिगामेंट, लैटरल सस्पेंट्री लिगामेंट। मीडियन वाले दरमियान में हो जाएंगे और लैटरल वाले साइडों पे हो जाएंगे, ताकि बॉडी के साथ जो है जो अडर है वो अ, चिपका रहे, कह लें आप। फिर इसके अलावा पैरेन्काइमल टिश्यू आ जाता है। पैरेन्काइमा मैंने आपको बताया था फंक्शनल टिश्यू को कहते हैं, और ये कह रहा है फंक्शनल टिश्यू इन्वॉल्वड इन मिल्क प्रोडक्शन मेनली कंपोज्ड ऑफ एल्यूलाई एंड डक्ट्स, के पैरेन्काइमा में कहाँ पे जो फंक्शनल टिश्यू जो फंक्शन कर रहा है वो कौन कौन सा है? ऊपर वाले तो स्पोर्टिंग टिश्यूज है ना, ऊपर वाले दोनों स्पोर्टिंग आ जाते हैं। फंक्शनल टिश्यू नीचे आ जाता है जिसमें एल्यूलाई डक्ट्स और सेक्रीटिंग सेल्स वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद इंटरलोबल डक्ट्स आ जाती हैं, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के लॉब्स बन जाते हैं, और पीछे मैंने आपको एक मेजर डक्ट दिखाई थी, तो वो लॉब्स जो सारी डक्ट्स हैं वो मिल्क को मेन डक्ट में डालेंगी, वो मेन डक्ट लेके जाएगी मिल्क को टीथ के अंदर। तो इंटरलोबल डक्ट्स, जो लोब के दरमियान डक्ट्स होंगी, उनको इंटरलोबल डक्ट्स कहेंगे हम। उसके बाद देखते हैं और क्या पार्ट होते हैं। इसके बाद अडर सिस्टर्न होता है। अडर सिस्टर्न क्या होता है कि ये बेस ऑफ अडर के ऊपर होगा। ये अडर आ गया, ये ऊपर वाला, यहाँ पे जो सिस्टर्न होगा वो कहलाएगा, ये नीचे टीट आ गया। तो इस सिस्टर्न को और इस सिस्टर्न को जो अलहदा कर रहा है, जो ये वाला सिस्टर्न है वो अडर सिस्टर्न है, और नीचे वाला जो सिस्टर्न है जो इसके अंदर एरिया है वो टीट सिस्टर्न है। और यहाँ पे ये नैरो हो जाता है, जो अलहदा करता है दोनों को, अडर और टीट को डिफरेंशिएशन करता है। यहाँ पे सी शेप जो है वो पार्ट बन जाते हैं दोनों तरफ। इस मतलब ये जो डक्ट का पार्ट है ना, वो सी शेप्ड बन जाता है ऐसे। ये ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो अडर आ जाता है, और नीचे वाला पार्ट जो है वो फिर ये टीट की शक्ल में आ जाएगा। अब ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, आप बस समझ लें आप इसको। ये अडर का अलहदा सिस्टर्न होगा, टीट का अलहदा सिस्टर्न होगा। ये एरिया होता है बेसिकली जो इन दोनों को अलहदा कर रहा है, अडर को, टीट को। नीचे फिर आ जाता है फर्स्टनबर्ग रोजेटे। ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड लग रहा है। ये वॉल्व है लोकेटेड बिटवीन द टीट सिस्टर्न एंड टीट कनाल, ठीक है? अब जो टीट होता है उसकी एक कैनाल होती है, जैसे ये टीट है, और अंदर एक टीट सिस्टर्न होता है। ये दरमियान में एक कैनाल है जिसने मिल्क लेके आना है। टोटल एरिया जो है उसको हम कह देंगे सिस्टर्न, जो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे। और नीचे वाला जो टीट कैनाल है, इधर जो वाल्व, एक वाल्व होगा इनके दरमियान दोनों के, उसको कहेंगे फ्रेंड्सबर्ग रोजेटे, वाल्व लोकेटेड बिटवीन द टीट सिस्टर्न एंड द टीट कैनाल। टीट सिस्टर्न और टीट कैनाल के दरमियान जो वाल्व होगा उसका नाम होता है जी फर्स्टनबर्ग रोजेटे, ठीक है? ये बस टर्मिनोलॉजी याद कर लें एमसीक्यूज के हवाले से। और इसके अलावा ये आ गया कि मस्कुलर पार्ट भी होगा, ज़ाहिर बात है। जो टीट है उसके बाहर स्किन है, तो अंदर जो है वो मसल्स होते हैं जो अपना टीट कनाल को ओपन और क्लोज करते हैं मिल्क के लेट डाउन के लिए, ताकि मिल्क नीचे आए। फिर ये आगे टीट कनाल, ये क्या है जी? ये टीट का फाइनल पार्ट है, और बाहर वाला जो है उसके ज़रिए ये टीट है, ये इसके अंदर टीट कैनाल आ गई, और यहाँ पे ये अ, आ गया अपना स्फिंक्टर, जिसकी वजह से मिल्क जो है वो लेट डाउन करेगा नीचे, ठीक है? ये टीट स्फिंक्टर आ गया। जहाँ बाहर होगी ये टीट स्फिंक्टर है, और नीचे जो है वो मिल्क लेट डाउन हो जाएगा। ये डिफरेंट पार्ट हो गए जो है मेमोरी सिस्टम के।
अब हम आगे चलते हैं कि टीट को कोई मसला बन जाए, तो फिर हमें सर्जरी वगैरह करनी पड़ती है। तो जो सर्जरी है इसकी करने के लिए, तो उसको हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो आप जनरल एनेस्थीसिया देके कर सकते हैं सेडेशन के लिए, जिसमें जो है ज़ाइलाज़िन मशहूर है। ज़ाइलाज़िन ज़िन जो है वो 4 एमजी पर 500 केजी इसका बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर ये लगता है इंजेक्शन, ठीक है? और बाकी भी कई सर्जरियों में जो है ना ज़ाइलाज़िन का इंजेक्शन ही लगा देते होते हैं। कोई और प्रॉब्लम भी आ रहा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोलैप्स वगैरह आ रहा हो, तो वैसे तो बहुत टाइप के एनेस्थीसिया हैं, हर टाइप का अलग है, उनका वे भी अलग है एडमिनिस्टर करने का। एपिड्यूरल हो गया, कौन-सा कहाँ पे लगना है, साइट स्पेसिफिक होती है। लेकिन आम तौर पे फील्ड में ये 2 ही यूज़ होते हैं, ज़ाइलाज़िन और जो लिग्नोकेन। ज़ाइलाज़िन ये जो है 4 एमजी पर 500 केजी मतलब फुल अडल्ट एनिमल है तो उसको ये 4 एमजी इंजेक्शन लगता है और जो एनिमल प्रेग्नेंट है उसके अंदर ये कंट्राइंडिकेटेड है, उसको ये नहीं लगाना चाहिए, ठीक है? ये बता रहे हैं कि सर्जरी अगर करनी हो पीठ की या अडर की, तो अगर एनेस्थीसिया के थ्रू करनी है तो फिर उसमें ये यूज़ होता है। दूसरा एनेस्थीसिया यूज़ होता है 2% लिग्नोकेन, लेकिन ये बाज़ औक़ात एपिड्यूरल के अंदर भी यूज़ हो जाता है, एपिड्यूरल फॉर्म के अंदर, फिर ये जनरल का इफ़ेक्ट दे देता है। तो इसकी कंसंट्रेशन आपने याद रखनी है, कंसंट्रेशन वो पूछ सकते हैं कि लिग्नोकेन जो यूज़ होता है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? ये 2% होता है, ठीक है? और ज़ाइलाज़िन की डोज़ याद रख लें जनरली। ये अगर एमएल के अंदर आई थिंक 2 से 3 एमएल, वैसे ये 4 एमजी कह रहा है। जी, रिंग ब्लॉक एनेस्थीसिया भी इसके अंदर यूज़ होता है, ये अगली स्लाइड में बल्कि शायद वही है, ये। रिंग ब्लॉक जो है एनेस्थीसिया के तौर पे भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं लिग्नोकैन को, ठीक है? इसमें रिंग की शक्ल में हम ये टीथ को लगा देंगे इंजेक्शन, जिसकी वजह से जो है वो ये जो है एनेस्थाइज़ हो जाएगा ये पार्ट लोकली और जो भी ऑपरेट करना है या सुच्चर लगाने हैं, वो लगा लिए जाएँगे। अब वो सुच्चर किस तरह लगाने हैं या कितना ज़ख्म है वो फिर एक अलग चीज़ है कि स्किन सिर्फ़ लैसिरेट हुई है, अंदर जो उसके मसल्स हैं, उस तक ज़ख्म चला गया है या जो है उसकी लेंथ और विड्थ कितनी है। फिर वो सुचरिंग पे डिपेंड करेगा कि कौन-सा सुच्चर लगना है, ठीक है? और एनेस्थीसिया में ये रिंग ब्लॉक भी यूज़ होता है। और सर्जिकल जो स्फिंक्टर होता है, टीथ का जो स्फिंक्टर होता है, अब उसकी हम कुछ कंडीशंस देख लेते हैं ये अडर के हवाले से और टीथ के हवाले से, कि टीथ स्टीनोसिस हो जाती है, टीथ लीकर हो जाता है, ब्लाइंड टीथ हो जाता है, इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। ये देखिएगा टीथ स्टीनोसिस हार्ड मिल्कर भी इसको कहते हैं। इसमें क्या है कि मिल्क जो है वो उसको फ़ोर्सफुली रिमूव करना पड़ेगा। मिल्क वैसे ठीक आएगा, लेकिन आपका जो ज़ोर है वो जो मिल्किंग करते हुए वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ये आमतौर पे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आप कह लें कि बहुत लंबे एक अरसे से जो चल रही है, वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा अगर मिल्किंग मशीन से भी करना है, अगर एक एनिमल का जो वैक्यूम प्रेशर लगा रहे हैं, उसके मुकाबले में जिस एनिमल को ये टीथ स्टीनोसिस हुई हुई है, हार्ड मिल्कर हुआ हुआ है, उधर प्रेशर भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा अगर जो लार्ज फार्म है, वहाँ पे ये मामला है तो, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, इसको ट्रीट करने के लिए टीथ डायलेटर भी यूज़ हो जाता है। ये पिक्चर में दिखाया भी हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये टीथ को उसने इसका सेक्शन दिखाया हुआ है टीथ का कट करके कि इस तरह का। और यहाँ अगर ये हार्ड हुआ हुआ है, कोई प्रॉब्लम बना हुआ है तो उसके ज़रिए या हग नाइफ भी यूज़ हो जाती है। ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, टीथ डायलेटर भी इंस्ट्रूमेंट का नाम है, हग हग नाइफ भी इंस्ट्रूमेंट का नाम है। वो कहता है हग नाइफ इंट्रोड्यूस इंटो द स्ट्रीक कैनाल एट 30 डिग्री एंगल टू कट स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर तंग हुआ हुआ है, सख्त हुआ हुआ है, मिल्किंग के वक़्त ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। तो ये हग नाइफ या टीथ डायलेटर से हम इसको ट्रीट करते हैं। वो इसके अंदर पुट कर दी जाती है। हग नाइफ जो है वो कुछ एरिया को कट कर देगा और प्रॉपर जितना वो हमें डायामीटर चाहिए जिससे मिल्क आना है, वो हम अवेल कर लेंगे। ये आ गया टीथ स्टीनोसिस। उसके बाद दूसरा है मिल्क फ्री मिल्कर या जो है एनलार्ज टीथ ओरिफिस, ठीक है? कि मिल्क जो है वो खुद ही निकल रहा है, लीक होता है एक एनिमल से। ये देखिए पहला पॉइंट, मिल्क लीक्स कॉन्स्टेंटली और इंटरमिटेंटली, या तो कांस्टेंट वो रिलीज हो रहा है, जैसे ही ऊपर से बन के आता है हीट के जरिए वो बाहर निकल जाता है, या इंटरमिटेंटली होता है, कभी कभार उसमें से
जो है वो निकलता रहता है। अगर इसका ट्रीटमेंट देखें, काज़ में इसके काफ़ी सारे हो सकते हैं, टीथ स्फिंक्टर कमज़ोर पड़ गया उसकी वजह से भी ये हो सकता है, ठीक है। कोई और प्रॉब्लम इस तरह का एनाटॉमिकल प्रॉब्लम इस तरह का आ गया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर जस्ट फिज़ियोलॉजिकल है तो उसमें हम फास्फोरस का सप्लीमेंट दे देते हैं एनिमल को, ताकि ये जो इसकी रिंग है वो मज़बूत हो जाए, जो स्फिंक्टर इसका लूज़ हुआ हुआ है। वरना जो दूसरा तरीकाकार है उसमें ऐसा करेंगे कि इरिटेंट लुगाल आयोडीन जो है वो टीथ ओरिफिस के अंदर हम पुट कर देंगे, ताकि जो है वो उस जगह पे फाइब्रोसिस हो जाए। कोई अगर जो अ, टीथ स्फिंक्टर या टीथ का कोई ऐसा पार्ट है जो ज़्यादा खुला हो गया है, ठीक है? वहाँ पे इरिटेंट जाएगा तो वो वहाँ के मसल्स को इरिटेट करेगा और वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाएगी। एक किस्म की हम ये जो है आप समझ लें कि इन्फ्लेमेशन करवा रहे हैं उस जगह पे, ताकि बॉडी के नेचुरल रिस्पॉन्स से वो एरिया कवर हो जाए और नॉर्मल अपनी वो पोज़ीशन पे आ जाए और मिल्क जो है उसका लेट डाउन ना हुआ करे, जो खुद ब खुद मतलब होना शुरू हो गया। ये टीथ का दूसरा प्रॉब्लम था। तीसरा देख लेते हैं ब्लाइंड टीथ। ब्लाइंड टीथ लफ्ज़ से ही लग रहा है कि ऐसा टीथ जो बिल्कुल ही अंधा हो गया है, जिसमें से मिल्क बाहर ही नहीं आ रहा। ये कंजेनिटल हो सकता है या एक्वायर्ड भी हो सकता है। कंजेनिटल के शुरू से ही प्रॉब्लम था, जब वो बाद में मेमोरी ग्लैंड बना, मिल्क लेग डाउन होने लगा, तो आपको पता चलता है कि फलाँ टीथ से तो मिल्क आ ही नहीं रहा। एक्वायर्ड भी हो सकता है, बाद में कोई प्रॉब्लम, ट्रॉमा या कोई इस तरह का काज़ बना जिसकी वजह से टीथ जो है वो बंद हो गया। इसमें क्या होता है, मिल्क प्रेजेंट इन टीथ सिस्टर्न डाउन टू स्फिंक्टर बट नॉट एबल टू पास थ्रू टीथ कैनाल, के ऊपर तक तो टीथ मौजूद है इस एरिया तक, ठीक है, लेकिन नीचे वो नहीं, टीथ कैनाल के अंदर नहीं आ रहा कि वो लेट डाउन हो और ये स्फिंक्टर में से मिल्क जो है वो बाहर निकल सके इस एरिया में, ठीक है। और इसमें ये हो सकता है कि आप इसको जब वो चेक करेंगे तो बैक फ्लो महसूस होगा आपको मिल्क का, कि आप टीथ को दबाते हैं, बाहर निकलने की बजाय ऊपर की जानिब जाता है। अब एक जगह मिल्क मौजूद है, उसको आप प्रेस करेंगे, उसने कोई रास्ता तो ढूँढना है ना, तो ऊपर स्फिंक्टर क्योंकि खुला है, वो ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा। आना तो ग्रेविटी की वजह से उसे डाउनवर्ड चाहिए ना, लेकिन वो डाउनवर्ड नहीं आ रहा। आप यहाँ से आपको समझ लग जाएगी कि यहाँ से ये बंद है। इसके भी 2 तरीकाकार किए जा सकते हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे आप ओपनिंग बना देंगे, ठीक है? आर्टिफ़िशियली, यहाँ पे क्योंकि ओपनिंग मौजूद नहीं है, तो आप यहाँ पे अ, टीथ बेसलरी भी यूज़ होती है, और काफ़ी सारे मतलब और भी हैं जो टीथ को ट्रीट करने के लिए होते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, वो आगे आएँगे भी। तो या ये आप नीडल गेज के ज़रिए, 18 गेज की नीडल के ज़रिए कर सकते हैं। और यहाँ पे मतलब आप सुराख बना के ओपनिंग बना के, ताकि मिल्क नीचे आए, और चूँकि अब आपने ओपनिंग तो बना दी, लेकिन यहाँ पे वो स्फिंक्टर और वो सारा जो एक नेचुरल प्रोसेस है कि वो स्फिंक्टर खुद ही बंद हो जाता है, ठीक है? कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का। वो चूँकि नहीं है तो फिर आप यहाँ पे टीथ डायलेटर लगाया करेंगे मिल्किंग के बाद। टीथ डायलेटर एक ट्यूब सी होती है प्लास्टिक की, वो हम पुट कर देते हैं इस तरह, और नीचे से वो बंद होती है, उसको हम बंद कर देते हैं, ढक्कन सा लगा होता है। उसकी वजह से ये है कि वो यूँ मौजूद रहेगी, मिल्क तो आता रहेगा लेकिन नीचे नहीं गिरेगा। जिस वक़्त आप मिल्किंग करने लगेंगे, जिस टीथ में ये मसला आ रहा है ब्लाइंड टीथ में, उसमें से आप टीथ डायलेटर को निकाल लेंगे बाहर। टीथ डायलेटर इसलिए रोज़ डालेंगे क्योंकि अगर टीथ डायलेटर आप निकाल लेंगे ना, और ये वैसे वो आपने वहाँ पे कर दिया है, होल बना दिया है, वहाँ पे पाथवे बना दिए मिल्क का, तो मिल्क प्रॉपर बनेगा तो या तो बिल्कुल ही निकल जाएगा, वैसे ही ऊपर से जैसे-जैसे बन के नीचे आएगा वो पे ओपनिंग देखेगा खुली भी है, यहाँ पे कोई प्रॉपर स्फिंक्टर वगैरह नहीं है जो उसको होल्ड कर सके, तो वो निकल जाएगा। और दूसरा ये मसला आता है कि ये वो दोबारा से अंदर जो है ना फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है। आपने जहाँ पे पाथवे बनाया वो दोबारा से टिश्यू उसको कवर कर देता है। तो इसके अंदर हम जो है वो टीथ डायलेटर यूज़ करेंगे। और टी ट्यूब, हाँ, कोई भी ऐसी चीज़ जो इसको खोल के रखे ना, एक तो मतलब वो हाइजेनिकली ठीक हो, वो प्रॉब्लम ना करे, इरिटेंट ना हो बॉडी के हिसाब से, ठीक है? तो उसको हम प्लेस कर देते हैं। प्लास्टिक की ट्यूब्स भी मिलती हैं इसके अंदर, जो हम प्लेस करते हैं। साइफन ट्यूब भी प्लेस करते हैं।
अच्छा, अब अडर और बाकी कुछ प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। पिछला प्रॉब्लम टीट के थे। अडर एब्सेस अगर हो जाए, ये जैसे ये देखिए कि पस, एब्सेस मैंने आपको बताया था पस फॉर्मेशन के पस पड़ जाए, ये जैसे ये दिखाया हुआ है, ठीक है। और फिर हम इस मामले में क्या करेंगे, अडर के अंदर अगर एब्सेस आ गई है कोई, तो हम कोशिश करेंगे कि जो है अडर को परमानेंटली ड्राई करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर वहाँ पे मिल्किंग और बाकी चीज़ें मॉइस्ट माहौल मौजूद रहेगा तो अडर तो नहीं खुश्क हो, वो जो पस है वो तो नहीं खुश्क होगी। तो फिर हम क्या करते हैं कि या तो जिस टीट में प्रॉब्लम है, इस तरह भी आप कर सकते हैं, अगर सिर्फ एक टीट में प्रॉब्लम है तो उसकी एम्पुटेशन कर दें, ठीक है। क्योंकि परोलेंट मास्टाइटिस ये हो सकता है कि वो एक टीट से फिर बाकी टीट्स में भी फैलना शुरू हो जाए। अगर एक टीट तक प्रॉब्लम रिस्ट्रिक्टेड था और वो जो है बाकी टीट्स में फैले, और बाकी टीट्स में फैलने के बाद जो वो ज़ाहिरी बात है उसमें टॉक्सिन्स बन रही हैं, बैक्टीरिया मौजूद हैं, तो वो पूरी बॉडी के अंदर जो है टॉक्सीमिया हो सकता है, सेप्टेसीमिया हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो पार्ट खराब है, अगर एक टीथ खराब है उसको एम्पुटेट कर दें, उसको वहाँ से काट दें और वहाँ पे फिर आप सुचरिंग कर देंगे। सुचरिंग करके वो हिस्सा बंद हो जाएगा, बाकी टीथ्स जो हैं फंक्शनल रहेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि इसको अगर आपने ड्राई करना है तो इधर 5% सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का 5% सोल्यूशन जो है वो इंजेक्ट कर दें। पहले दिन इंजेक्ट करें, तीसरे दिन फिर इंजेक्ट कर दें। तो जो अडर है वो कॉपर सल्फेट को आमतौर पे नीला थोथा भी कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइजन टाइप ही है। तो 2 दफ़ा मतलब इसको आप इन्फ्यूज करेंगे तो वो जो एरिया है अडर का वो परमानेंटली ड्राई हो जाएगा, ठीक है। ये उसको ड्राई करने के लिए फिर आप जो भी ट्रीटमेंट उस जख्म को ठीक करना चाह रहे हैं वो करने की कोशिश कर लें। वरना दूसरा हल वही है कि आप उसको एम्पुटेट कर देते हैं, उस पार्ट को। अडर को भी एम्पुटेट किया जा सकता है अगर प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा है। अच्छा, एक प्रॉब्लम फिर आता है टीथ स्पाइडर का। स्पाइडर जैसे वेब बनाती है अपना, वैसे वेब बन जाता है, ठीक है। इसमें टीथ के ऊपर जो एरिया है, जो अडर सिस्टम है, ऊपर वाला एरिया, वहां पे मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है। ये वाली, ये चेक कीजिएगा यहाँ पे, ये मेम्ब्रेनस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ टीथ को कहते हैं टीथ स्पाइडर। ये मेम्ब्रेन बन जाएगी अंदर। और मेम्ब्रेन कहाँ पे बनेगी, मेम्ब्रेन डेवलप्ड एट द बेस ऑफ टीथ क्लोज टू अडर सिस्टम। ऊपर जहाँ अडर खत्म हो रहा है, ऊपर जहाँ पे अडर खत्म हो रहा है, एक मिनट रुकिए जरा। जी, मैं आपको बता रहा था मेम्ब्रेन डेवलप कहाँ करेगी। मेम्ब्रेन डेवलप करेगी जहाँ पे ये ऊपर वाला हिस्सा अडर का है, ये अडर डेवलप हो रहा है, और नीचे जो है वो स्टार्ट हो रहा है टीथ, वहां पे ये डेवलप करेगी। तो टीथ बिसरी की मदद से इस जो मेम्ब्रेन को है वो काटा जा सकता है। टीथ बिसरी इस तरह पतली सी होती है, ये ऊपर उसका ब्लेड ब्लेड टाइप पार्ट होता है, वो आप इंजेक्ट कर देते हैं नीचे, यूं इस तरह करके इसका हैंडल होता है। और इसको जो है आप इंजेक्ट करके इसको टीथ बिसरी को आप घुमाते हैं इसके अंदर, टीथ बिसरी को घुमाते हैं तो जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाएगी, और जो है वो टीथ स्पाइडर का प्रॉब्लम हल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद चलते हैं आगे। लेक्टोलिथ, लिथ से आपको पता चल रहा है, लेक्टोलिथ, लिथ से मुराद जो है वो स्टोन्स होता है। लेक्ट रिलेटेड है मिल्क से, लेक्टोलिथ हो गया मिल्क स्टोन्स। ये जो है वो स्टोन्स बन रहे हैं मेमरी ग्लैंड में या जो है कैनाल में। उसके लिए क्या करेंगे, ये सॉरी, जी लेक्टोलिथ्स की हम बात कर रहे थे। तो ये कैलकुलाई ऑफ कैल्शियम साल्ट बन जाएंगे टीट कैनाल में। कैलकुलाई कहते हैं स्मॉल स्टोन्स को, पत्थरी को, ठीक है, वो बन जाएंगे टीट कैनाल के अंदर। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक तो या तो आप कैलकुलाई को क्रश कर दें। कोई रुकावट आ गई है, आपको वो पलपेट हो रही है कि यहाँ पे जो है कोई जर्रे से हैं वो फंसे हुए हैं, उसको आप फोर्सेप की मदद से जो है वो क्रश कर दें, ठीक है।
और अगर तो छोटे हैं वो क्रश हो जाएंगे, बड़े हैं अगर वो क्रश नहीं होते तो फिर आपको टीट की जो है वो सर्जरी करनी पड़ेगी। ये इस तरह टीट है, यहाँ पे कोई छोटा सा है, इसको तो आप फॉरसेप की मदद से क्रश कर सकते हैं। ठीक है, क्रश करेंगे वो जो है मिल्क के साथ, धारों के साथ निकल आएगा। लेकिन अगर ये बड़ा है और क्रश नहीं हो रहा, आपको लगता है आप क्रश के लिए प्रेशर अप्लाई करेंगे तो स्टोन को कम नुकसान पहुंचेगा और जो टीट है उसको ज्यादा नुकसान पहुंच जाएगा, तो फिर आप क्या करते हैं उसके लिए, फिर आप सर्जरी करते हैं, टीथ को ओपन करेंगे इंसिजन दे के, और उसके बाद वो जो अंदर मौजूद होगा स्टोन, उसको आप बाहर निकाल लेंगे। बाद में दोबारा इसको सी देंगे, सुचर कर देंगे। एपिथेलियल सरफेस के भी कुछ प्रॉब्लम होते हैं। एपिथेलियम जो म्यूकोजा का पार्ट होता है, ऊपर वाली लेयर होती है, उसको हम कहते हैं एपिथेलियम। ठीक है, इसमें क्या है, टीथ फिशर आ सकते हैं। टीथ फिशर से मुराद ये है कि टीथ है उसके ऊपर कुछ, ये टीथ है, हो जाएगी, उसमें क्रैक आ जाएंगे। आमतौर पे ये जो टीथ फिशर है, ये प्रॉब्लम जो है विंटर्स में आता है, सर्दियों में आता है। ठीक है, उसके ऊपर आप ग्लिसरीन और टिंचर आयोडीन जो है वो लगा सकते हैं, और भी प्रिपरेशन आप बना सकते हैं। ग्लिसरीन के अंदर आप चाहें तो जो है, अगर जख्म के अंदर आपको लग रहा है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो पेंसिलिन मिला लें, 5 ग्राम का टीका जो होता है वो मिला के लगा सकते हैं। टिंचर आयोडीन इसके ऊपर लगा सकते हैं। मतलब ये अपर सरफेस का जो है प्रॉब्लम है, टीथ फिशर। जो टीथ है, थन है, उसके ऊपर क्रैक्स बनना शुरू हो जाएंगे सर्दियों में, तो उसको आप मॉइस्चराइज करेंगे कोई मॉइस्चराइजर लगा के, तो वो उससे ट्रीट हो जाता है। दूसरा एक प्रॉब्लम जो है असेसरी टीट का है। असेसरी टीट में ये होता है कि टीट के साथ एक्स्ट्रा, वैसे तो 4 टीट है ना कैटल कफ पे, लेकिन ये जिस तरह ये नजर आ रहा है, ये असेसरी टीट्स जो हैं वो बन जाते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं, इनके लिए जो टर्म यूज होता है, वेब्ड या सायामीज टीट्स। ये टीट्स ज्वाइन हो जाते हैं, और इनको जो है वो वेब्ड टीट या सायामीज टीट कहा जाता है। इसको जो है वो आपने अगर हटाना है तो आप एनसीजन दे के भी हटा सकते हैं, और जो है कोई केमिकल भी यूज कर सकते हैं जो काटेराइज कर ले। ये डिपेंड करेगा उसके लेवल पे कि ये जो टीट निकला है, सप्लीमेंट्री टीट जो निकला है वो कितने, किस लेवल का, क्या साइज है उसका। इसके अलावा टीट की प्रॉब्लम और देखिएगा, 8वें नंबर पे टीट पेपिलोमाज या वाट, ये जैसे आपको नजर आ रहे हैं पेपिलोमाज, ये वायरल डिजीज है, बेनाइन ग्रोथ है इसकी। ठीक है, बेनाइन क्या होता है भला, मैंने आपको बताया था, एक मैंने आपको बताया था बेनाइन और दूसरा बताया था मेलिग्नेंट। तो बेनाइन कौन सी होती है, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो जाती हैं, द सिंगल और मल्टीपल ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्किन सरफेस ऑफ द ट्री। हाँ जी, लोकल, ये फैलती नहीं है, बेनाइन जो होती हैं उसी जगह स्पेसिफिक एरिया, ठीक है, उसी जगह मौजूद रहती हैं। जो मेलिग्नेंट होता है वो ब्लड वेसल के साथ या लिम्फेटिक सिस्टम के साथ मिलकर पूरी बॉडी के अंदर फैल के जर्नलाइज हो जाता है। तो पेपिलोमा जो हैं ये अपना निकल आते हैं टीथ के ऊपर वाट। इसके लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, कार्टराइजेशन की जा सकती है कि इसको कार्टेराइज किया जाए, कोई गर्म चीज लगा के इनको खत्म कर दिया जाए। सर्जिकली भी इनको हटाया जा सकता है और लिगेचर भी किया जा सकता है, इनको बांध दें। सप्लाई ब्लड की है जो इसके अंदर जा रही है वो एंड होगी तो ये खुद ही जो है वो झड़ जाएंगे। ठीक है, अगर ये वायरल प्रॉब्लम है, पेपिलोमा रिलेटेड आपको कंफर्म हो गया है पेपिलोमा। ये सिंपल सिंपल इसकी बीमारी है। अच्छा, ये नाइन्थ कितनी रह गई हैं, टाइम भी तो, ठीक है, ये 3-4 रहते हैं, इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। ओब्स्ट्रक्टिव थेलाइटिस, थेलाइटिस क्या होता है भला, किस चीज की इन्फ्लेमेशन को कहेंगे थेलाइटिस? ये मोस्टली बफलों में होता है, और ज्यादातर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लैक्टेशन में होता है। जी बिल्कुल, टीट की जो है उसको हम थेलाइटिस कहते हैं, और ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लैक्टेशन में होता है, काविंग के 1 मंथ के बाद आमतौर पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है टीट की।
टीट की इन्फ्लेमेशन होती है तो जो स्फिंक्टर होते हैं वो अंदर दब जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है उसकी। ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो मिल्क का लेट डाउन है वो नहीं होगा। इसको आप जब टीट के ज़रिए मिल्क ने बाहर आना है, मिल्किंग करना चाहेंगे तो वो एनिमल को पेन भी होगा, ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इसके लिए हम एंटी हिस्टामिन्स यूज़ करते हैं, जो ये ताकि एलर्जिक रिएक्शन वगैरह अगर कोई है, जो सोजिश वगैरह है वो ख़त्म हो। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं और फुल हैंड मिल्किंग करते हैं। हम मिल्किंग नहीं करते, फुल हैंड मिल्किंग करते हैं ताकि ये इस प्रॉब्लम को आराम आ सके। और इसके अंदर हम मतलब सोजिश कम करने वाले टीके जो होते हैं, एनाल्जेसिक्स या जो स्टेरॉइड्स हैं, ताकि जो ये ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, हमने इन्फ्लेमेशन को बेसिकली खत्म करना है उसके लिए। आगे आइएगा टीट फिस्टुला। फिस्टुला से मुराद ओपनिंग होता है, ये जैसे पिक में नज़र भी आ रहा है कि टीट जो है वो रप्चर हो गया, उसमें कोई एबनॉर्मल ओपनिंग बन गई है, जिसकी वजह से मिल्क, क्योंकि मिल्क इस तरह स्टोर होता है, कुछ मिल्क इधर स्टोर होता है, कुछ अड्डर में स्टोर होता है। तो जो टीट में स्टोर होगा उसको, वो तो ज़ाहिर बात है टीट एक जानिब से खुला हुआ है, वहाँ से मिल्क बाहर निकलता रहेगा। ये बता रहा है कि ज़्यादातर ये गोट्स में होता है और इसके लिए फिर आपको पता है फिस्टुला बन गया तो ये वैसे तो ट्रीट नहीं होगा, अभी इतनी बड़ी अगर ओपनिंग बन गई है, तो इसके लिए फिर सुचरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है? सुचरिंग हम सिंपल इंटरप्टेड पैटर्न जो है वो यूज़ करेंगे सब म्यूकोज़ा और मसल के लिए। अब टीथ से बाहर से अंदर की तरफ जाएँगे तो वो डिफरेंट लेयर्स आएँगी ना उसकी। पहले स्किन आएगी, मसल आएगी, सब म्यूकोज़ा आएगी, फिर म्यूकोज़ा आ जाएगी, अंदर वाला एरिया सिस्टर्न कहलाएगा। तो बारी-बारी जो-जो एरियाज़ हैं उनको हम करते जाएँगे। जैसे सब म्यूकोज़ा और जो मसल्स है, उधर हम जो सुचर अप्लाई करेंगे सिंपल इंटरप्टेड सुचर होगा और जो बाहर स्किन होगी उधर सिंपल इंटरप्टेड मैट्रेस सुचर वो यूज़ करेंगे। ये सुचर कहाँ पे कौन-सा यूज़ होना है, ये रट्टे वाली चीज़ होती है, ये आप देख लीजिएगा डिफरेंट सर्जरीज़ में कौन से यूज़ होते हैं। ज़्यादातर वो एक रिपीट होता है कि पर स्ट्रिंग सुचर जो है, प्रोलैप्स में आई थिंक यूज़ होता है, वो ज़्यादातर रिपीट होता है। 2-4 मेन सर्जरियों के देख लें कि कौन-कौन से स्पेसिफिक सुचर सुचर उसमें यूज़ होते हैं, वो सर्जरी के अंदर एमसीक्यूज़ में वो पूछ लेते होते हैं आमतौर पे। स्किन के ऊपर आमतौर पे सिंपल इंटरप्टेड ही यूज़ होता है। ये डिफरेंट जो है उसकी पिक्स दिखाई हुई हैं, ये देखें, ये मिल्क का लेट डाउन हो रहा है फिस्टुला की वजह से। ये फिस्टुला है, इसमें आप इसको जो है करेंगे, पहले सुचर करेंगे। सुचर करने के बाद इस पे पट्टी वगैरह की जा सकती है। ये डिफरेंट वही ये सुचर किया हुआ है। सुचर करके उसके ऊपर जो है वो पट्टी की हुई है और बाद में ये जो है ठीक हो गया। अच्छा, ये कौन-सा सुचर का नाम बता रहे हैं? गैम्बी फॉर एनास्टोमोसिस। ये ग्रुप के अंदर डिस्कस कर लीजिएगा कौन-कौन से कहाँ यूज़ होते हैं। डीप लैसिरेशन हो जाएगी, वही पिछले वाली बात ही है, वो पिछले वाले के अंदर फिस्टुला मतलब डी वाउंड है।